अगर आपने ग्रेजुएशन कोई और कॉलेज से किया है और उसके बाद आपने सोचा कि चलो एलएलबी करते हैं, तो आपको ग्रेजुएशन का रिजल्ट दिखाना पड़ेगा एंड प्लस आपको दिखाना पड़ेगा। हे गाइस, तो क्या हाल है सभी के। आपका भाई वापस आ गया एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर। तो बेसिकली मैं टी के रिलेटेड, टी गार्डन टी इंस्टीट्यूट के रिलेटेड काफ़ी वीडियो बनाता हूँ, बट मैं नया सीरीज स्टार्ट करूँ इस पर मैं लॉ के रिलेटेड बनाऊँगा, क्योंकि मैं भी खुद एक लॉयर हूँ। एंड और आप लोग को काफ़ी सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो इसके रिलेटेड भी आप लोग को देखने को मिलेगा। तो आज मैं ट्रेडिशनल में इसलिए हूँ क्योंकि नवरात्रि है, तो थोड़ा सोचा कि क्यों ना अलग गेटअप लिया जाए। और आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं और हैप्पी दुर्गा पूजा। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले वेलकम बैक टू माय वीडियो, होपफुली आप सब बढ़िया होंगे। तो आज का जो वीडियो आपने थंबनेल में पढ़ लिया होगा, बार काउंसिल के ऊपर बहुत लोग कन्फ्यूजन और बहुत लोग मुझे मैसेज भी कर रहे थे बार काउंसिल में अप्लाई कैसे करना है। क्योंकि क्या होता है ना, आप जब अप्लाई करते हो बार काउंसिल में, आप जब जाते हो बार काउंसिल का फॉर्म लेते हो, फिलअप करते हो, डॉक्यूमेंट देते हो, तो काफ़ी सारी मिस्टेक हो जाती है। कभी डॉक्यूमेंट नहीं है, कभी फॉर्म फिलअप कैसे करना है, सब प्रिपरेशन में आपका कहीं न कहीं मिस आउट कुछ ना कुछ हो ही जाता है। तो आज मैं डिटेल में बताऊँगा और आप लोग को मैं ये 100% अश्योर कर सकता हूँ कि आपको ये वीडियो देखने के बाद कहीं पे और जाने की ज़रूरत नहीं है कि कैसे करते हैं, क्या करते हैं, किसी से पूछने की भी ज़रूरत नहीं। मैं आपको एज़ अ बीइंग अ ब्रदर, बीइंग अ बड़ा भाई आप लोग को मैं आप लोग को अच्छे से समझाऊँगा क्या करना है। सबसे पहले बताता हूँ मैं तो आज मैं बार काउंसिल के बारे में बताऊंगा कि कैसे करना है। लेकिन उससे पहले ना, मेन ऑल इंडिया बार काउंसिल का एग्ज़ाम जो होता है वो अलग होता है। एंड जो बार काउंसिल आपकी स्टेट का होता है, सपोज मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ, महाराष्ट्र में मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ या फिर महाराष्ट्र में मेरा लॉ फर्म है, तो मेरा जो सनद होगा वो महाराष्ट्र गोवा का है। ठीक है, ये सनद का रजिस्ट्रेशन नंबर आने के बाद ही मैं ऑल इंडिया बार काउंसिल का एग्ज़ाम के लिए अप्लीकेबल होगा। क्योंकि जो ऑल इंडिया बार काउंसिल का एग्ज़ाम जो होता है, जिसमें आप फॉर्म फिल करोगे, जिसके लिए आप पे करोगे, उसके लिए आपको आपके पास जो और जो स्टेट का रजिस्ट्रेशन नंबर है आपका सनद का, वो होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो लोग मांगते हैं, उसके बाद ही वो अप्रूव्ड होता है। तो इसलिए मैं पहले आपको सनद का बताऊंगा, ये पहला प्रोसेस है। इसलिए जो लोग लॉयर है, जो लोग लॉ पास आउट कर चुके हैं, उनके लिए सबसे पहले ये प्रोसेस जानना इंपॉर्टेंट है। ये हो जाएगा तो उसके ऑल इंडिया बार काउंसिल का तो ईजिली है, कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है उसमें। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग को जाना है फॉर्म लेने। ठीक है, आप मोस्टली जो बार काउंसिल का जो फॉर्म होता है, सनद का फॉर्म होता है, वो आपको हाई कोर्ट में मिलता है। आप हाई कोर्ट में जाओ, अलग अलग स्टेट में अलग अलग शायद जगह में मिल सकता है, बट मोस्टली हाई कोर्ट में ही मिलता है बार काउंसिल का फॉर्म। तो आप लोग जाओ, बार काउंसिल का फॉर्म लो और अच्छे से पढ़ो पहले क्या लिखा हुआ है। उसके सेकंड पेज में आप जब पेज को पलटाओगे, तो उसमें कुछ कुछ नॉर्म्स लिखा हुआ है, कुछ कुछ ये लिखा हुआ है कि आपको क्या नहीं करना, वो पढ़ लो। अगर नहीं भी पढ़े तो मैं तो आपको बता ही दूंगा अभी। ठीक है। तो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मैं बताता हूँ। मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ ना, ये मैं वन शॉट में बना रहा हूँ, क्योंकि बहुत लोग सोचते हैं कि यार बीच में कट हो जाता है तो क्या टच छूट जाता है। तो इसलिए मैं सोचा कि ना वन शॉट पे बता रहा हूँ। तो इसलिए गला भी ख़राब है, तो थोड़ा सा अगर स्नीज भी कर रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, तो प्लीज़ झेल लेना यार। ठीक है। तो क्योंकि क्या होता है, फ्लो में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर फ्लो छूट जाता है ना बीच में, तो क्या होता है कि आप कुछ ना कुछ मिस आउट कर जाते हो, क्योंकि आप नेक्स्ट शॉट लेते हो। आप लोग के लिए शायद वो अगला अ, उम, 1 सेकंड का बात होगा, बट मेरे लिए शायद वो ऑफ करना कैमरा को, उसका कैमरा ऑन करना, तो उसमें क्या फ्लो छूट जाता है। तो इसलिए मैं अ, वन शॉट पे ही बता रहा हूँ। ठीक है, और एडिट करने में ईज़ी हो जाता है। एनीवे, तो चलो पहले आपको फॉर्म लेना है, फिल करना है, अच्छे से पढ़ना है फॉर्म के सेकंड पेज को। ठीक है। तो सबसे पहला गलती लोग करते हैं, बहुत लोग करते हैं फॉर्म में, कि फॉर्म जब फिल करते हो आप, तो फॉर्म में आप पूरा नाम लिखते हो अपना, अभिजीत सिंह। सपोज मेरा नाम अभिजीत सिंह है, अभिजीत सिंह ही है मतलब, अभिजीत सिंह लिखते हो, तो आप लोग अपने फादर का नाम इंक्लूड नहीं करते उसमें। तो आपको लिखना है अभिजीत, मेरे डैड का नाम उमेश है, उमेश कुमार सिंह, ऐसे आपको लिखना है। फादर का नाम लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके नाम के बीच में, ये चीज़ याद रखना। और ये लिखा भी रहता है फॉर्म में, लेकिन बहुत छोटू सा लिखा रहता है, आप लोग इतना नोटिस नहीं करते होंगे। ठीक है, ये पहला चीज़ है। सेकंड चीज़ है, टेक अ गुड पासपोर्ट साइज फ़ोटो। अब पासपोर्ट साइज फ़ोटो आप ले लिए हो, लेकिन आपको ये चीज़ याद रखना है कि पासपोर्ट साइज फ़ोटो आप कोई भी जनरल कपड़ों में या फिर ऐसे कुर्ते पैजामा में आप लेके चिपका नहीं सकते हो। वो
रिजेक्ट कर देंगे फॉर्म। आपको क्या करना है, आपको लॉयर अटायर में, जो लॉ के जो अटायर होते हैं, जो लॉयर्स लोग पहनते हैं, ब्लैक कोट, वाइट शर्ट, पैंट में तो इतना आता नहीं है, दिखाई नहीं देता है, बट स्टिल वाइट शर्ट, कोट, और जो बैंड होता है जो लॉयर्स लोग पहनते हैं, वो बैंड आपको पहन के फ़ोटो खिंचवाना है। और जब बैंड पहनते हो ना, तो बहुत सारे लोग ये करते हैं ना, जब फ़ोटो खींचते हैं ना, इसलिए इसलिए मैं बोलूँगा कि अच्छे फ़ोटोग्राफर से फ़ोटो खींचना, क्योंकि फ़ोटो में इतना लाइट का शैडो पड़ता है ना, तो आपका वो बैंड नहीं दिखता है, लेकिन वो बैंड दिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब भी आप फोटोग्राफर से खिंचवाओगे, बोलना उनको उनको इंस्ट्रक्ट कर देना कि ये बैंड जो मैं पहना हूँ वही दिखना आपको चाहिए पासपोर्ट साइज फ़ोटो में, ठीक है? ये ले लेना। एंड ऑफ कोर्स आप अपने पास जब लोगे तो 8-9 पिक्चर रखना अपने पास। वैसे तो जो फॉर्म में लगाना है वो आपको 3-4 जगह ही लगाना पड़ेगा, बट सेफ्टी के लिए आप अपने पास फ़ोटो रख लेना वो, क्योंकि इन फ्यूचर भी आपको ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है? हाँ, एंड फॉर्म में देयर आर फ्यू थिंग्स आर इम्पोर्टेंट, वो मैं आपको बता देता हूँ। ऑन सेकंड और थर्ड पेज दे विल आस्क यू टू गेट अ टू सिग्नेचर ऑफ अ लॉयर, ठीक है? आप शायद कहीं इंटर्नशिप कर रहे हो या फिर आप कहीं काम कर रहे हो, बट अभी तक आपको समझ नहीं है, आप अप्लाई कर रहे हो, तो आप उनसे सिग्नेचर ले सकते हो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दोनों लॉयर का आप जब सिग्नेचर लोगे, उनके पास 10 साल का एटलीस्ट एक्सपीरियंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इंटर्नशिप सर्टिफिकेट लेके वो भी अटैच कर दोगे, तो ये क्या बोलते हैं, सोने पे सुहागा वाला बात हो गया। बट अगर आप नहीं ले पा रहे हो इंटर्नशिप सर्टिफिकेट, चलेगा, बट दोस्त लॉयर का सिग्नेचर ले लेना, और उनका रजिस्ट्रेशन नंबर जो उनका सनद जब उन्होंने 10 साल पहले दिया था, वो रजिस्ट्रेशन नंबर आप लेके लिख देना, वहाँ पे ऑप्शन रहेगा लिखने का, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आप जब फॉर्म लोगे ना, वहाँ पे 2-3 एफिडेविट रहेगा, फॉर्मेट रहेगा वो, वहाँ पे एफिडेविट का पेज रहेगा। बहुत लोग गलती ये करते हैं, वो पेज जो रहता है ना, वो ऐसा पेज ही लिखा हुआ मतलब दिखने में लगता है कि आप उस पे फिल करके आप दे दोगे, बट एफिडेविट ऐसे नहीं फिल किया जाता। मैं आपको बताता हूँ कैसे किया जाता है। पहले जो पेज रहेंगे ना, वो फॉर्मेट रहेगा, जो फॉर्म के साथ आपको पेज मिलेगा। पहला तो आपको एफिडेविट, जो कॉमन एफिडेविट रहेगा, वो पुलिस का रहेगा, जैसे कि आपने कभी अपनी लाइफ में क्राइम नहीं किया, या फिर कुछ आपके ऊपर कोई केस नहीं चल रहा है कहीं पुलिस स्टेशन में, वो एफिडेविट रहेगा। वो आपको कंसेंट में लिख के देना है कि भाई मैंने कुछ किया नहीं अभी तक, और ना ही मेरे खिलाफ कोई केस चल रहा है कहीं पे भी पुलिस स्टेशन में, ठीक है? वो एफिडेविट रहेगा, वो फॉर्मेट रहेगा। तो आपको क्या करना है, वो एफिडेविट का फॉर्मेट ले लेना है, किस तरह लिखना है, ठीक है? अगर आपको इस पे वीडियो चाहिए कि एफिडेविट लिखा कैसे जाता है, इस पे मैं वीडियो बना दूंगा, बट आप फिलहाल तो वो फॉर्मेट ले लेना, वो पेज जो ले लेना। और ग्रीन पेपर होता है, लीगल पेपर होता है, थोड़ा लंबा पेपर आता है, A4 साइज पेपर जैसा नहीं होता है, तो लंबा पेपर आता है, वो पेपर लेना। उस पे वो कंटेंट जो भी लिखा हुआ है वो टाइप करना, अपना नाम लिखना, अपना फादर का नाम लिखना, कुछ भी जो लिखा हुआ है वो कॉपी पेस्ट कर देना आप, टाइपिंग करके अच्छे से। और फ़ॉन्ट वॉन्ट देख लेना कि फ़ॉन्ट किस टाइप का फ़ॉन्ट चाहिए। वैसे इतना फ़ॉन्ट का नहीं ज़रूरत पड़ता, बट ज़्यादा लार्ज नहीं होना चाहिए और ज़्यादा स्मॉल नहीं होना चाहिए, ठीक है? ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो ले लेना। उसके बाद आप ऐसे मत दे देना वो ग्रीन पेपर, जो ग्रीन लीगल पेपर है। आपको क्या करना है, उसको नोटराइज कराना है। आपको कोई भी, आप मोस्टली कोई भी हाई कोर्ट के बाहर जाओ, क्योंकि रॉकेट साइंस में भी नहीं है, आप कोई भी हाई कोर्ट के बाहर जाओ, वहाँ पे नोटरी वाला बैठा रहेगा। आप उनको 200-300 रुपये दे के बोलना कि ये पेपर को, ये एफिडेविट को नोटरी कर दो। वो क्या करेंगे, वो लॉयर लॉयर का सिग्नेचर वहीं करवा देंगे, और आपको दे देंगे और नोटरी कर देंगे, ठीक है? और स्टैम्प पेपर उन पर में लगाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत लोग गलती करते हैं, स्टैम्प पेपर में वेस्ट करते टाइम, कोई ज़रूरत नहीं है। आप जाओ, नोटरी कराओ, सिंपल सा वर्ड है ये। आपको जाना है, बोलना है कि आपको ये ग्रीन पेपर है, जाके नोटरी कर दो, बस ये बोलना है। और कुछ आपको रॉकेट साइंस अपने दिमाग में लगाना कि ये बोलना है, वो बोलना है, बस ये बोलो, वो कर देंगे, ठीक है? उनके पास इतना एक्सपीरियंस होता है, वो समझ जाएंगे कि क्या बोल रहे हो आप, ठीक है? वो एफिडेविट को आपको नोटराइज कराना है, ये इम्पॉर्टेंट है। एंड अब डॉक्यूमेंट पे आते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है जब आप बार काउंसिल के फॉर्म फिल करोगे, उसके साथ आपको क्या क्या देना है। सबसे पहला, आपको अपना ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट देना है, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट है, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट मांगेंगे वो लोग। एंड अगर आपने ग्रेजुएशन किसी और कॉलेज से किया है, ये मैं बता रहा हूँ, जो लोग 3 इयर्स लॉ कर रहे हैं, 3 इयर्स LLB करने की बात कर रहे हैं, ठीक है? उनके लिए बता रहा हूँ। और जो लोग 5 इयर्स कोर्स कर रहे हैं, सपोज फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, 5 ईयर, आपने वो कोर्स किया लाइन से, 5 ईयर कोर्स, कोई भी कोर्स के साथ किया, BA LLB हो गया या फिर BA LLB, कुछ भी, डजेंट मैटर, किया, तो आपको हर साल का बस सेमेस्टर का
रिजल्ट दिखाना है, बस वही। अगर आपने ग्रेजुएशन कोई और कॉलेज से किया है और उसके बाद आपने सोचा कि चलो एलएलबी करते हैं, तो आपको ग्रेजुएशन का रिजल्ट दिखाना पड़ेगा, एंड प्लस आपको दिखाना पड़ेगा अपने जो 3 सेमेस्टर है, मतलब तीनों जो ईयर के जो सेमेस्टर है, 2-2 सेमेस्टर पर ईयर आएगा, मतलब आपको 6 का सेमेस्टर पेपर का रिजल्ट का आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा बार काउंसिल ऑफिस में। ठीक है, ये आप समझ गए हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ। तो बेसिकली अगर आपने ग्रेजुएशन, ये सुनना ध्यान से, हाँ, बहुत लोग गलती करते हैं और बहुत लोग टाइम वेस्ट भी करते हैं इस पे। ग्रेजुएशन अगर आपने किसी और कॉलेज से किया, सपोज मैं मुंबई में रहता हूँ, मैंने मुंबई से ग्रेजुएशन किया है, तो आप मुंबई का शो कर दोगे उनको कि मेरा ये ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट है, मैं पासिंग सर्टिफिकेट है, डिग्री सर्टिफिकेट है। ठीक है, अगर मैं मुंबई से मैंने ग्रेजुएशन नहीं किया है, सपोज मैंने असम से किया है ग्रेजुएशन, तो मुझे एक और एफिडेविट लिख के देना पड़ेगा उनको कि भाई मैंने असम से ग्रेजुएशन किया है और मुंबई में मैंने एलएलबी ख़त्म किया है, तो ये कॉलेज कॉलेज का नाम है, तो मैं आपको ये एफिडेविट डाल रहा हूँ और आपको ये नोटराइज कराना है। ऑफकोर्स ग्रीन लीगल पेपर में, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि अगर आप ये प्रोड्यूस करोगे, कोई भी रिजल्ट प्रोड्यूस करोगे, कुछ भी प्रोड्यूस करोगे, तो उसका जो होता है आपको ट्रू कॉपी का सिग्नेचर स्टैम्प चाहिए। ट्रू कॉपी क्या होता है? ट्रू कॉपी होता है ओरिजिनल कॉपी का जेरोक्स कॉपी, ठीक है। वो वैसे इतना ओरिजिनल मांगते नहीं हैं बार काउंसिल ऑफिस में, बट आपको एलएलबी के या फिर बीएलएस या फिर आप 5 ईयर कोर्स कर रहे हो, उसका आपको ओरिजिनल जस्ट शो करना पड़ेगा कि हाँ, आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी है। अगर नहीं है तो आप जेरोक्स भी शो कर सकते हो, इतना कुछ वो नहीं है, बट वो लोग मांगते हैं और काफ़ी जगह, काफ़ी स्टेट में कंपलसरी भी होता है। तो ऑफकोर्स आपके पास होगा वो हर सेमेस्टर का, वो आप प्रोड्यूस कर देना उनको, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। और ट्रू कॉपी सिग्नेचर लेना मत भूलना, ट्रू कॉपी स्टैंप लेना मत भूलना। ट्रू कॉपी का एक स्टैंप होता है, वो लोग स्टैंप मार देंगे। आप कहीं भी नोटरी कराने जाओगे ना, वो लोग ही कर देंगे। आप वो लोग से बोलना कि यार इसको ट्रू कॉपी करवाना है, तो आपका ओरिजिनल कॉपी का जेरोक्स निकालेंगे और उसी जेरोक्स को जो आप प्रोड्यूस करने वाले हो बार काउंसिल ऑफिस में, उसको वो लोग ट्रू कॉपी कर देंगे। और कैमरा भी हिल गया, आई एम रियली सॉरी। ऑल डन, आपको सब डॉक्यूमेंट लेके जाना। ऑफकोर्स आपके बहुत सारे डॉक्यूमेंट होंगे अभी हाथ में, तो आपको बस ध्यान से रखना है कि कोई भी डॉक्यूमेंट मिसप्लेस ना हो। आपको लाइन में लगना है, बार काउंसिल में जाना है और बोलना है कि ये सब डॉक्यूमेंट है। उसके बाद तो लोग, मैंने जो जो बोला है ना डॉक्यूमेंट, वो रख लो अपने पास, जो जो मैंने करने बोला वो कर लो। उसके बाद तो कोई आपको मना नहीं कर सकता कि यार आप तो अप्लाई नहीं कर सकते हो या फिर ये गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है। कुछ नहीं होता है, कुछ वो नहीं है। आप सब डॉक्यूमेंट लेके जाओ, 5 मिनट का काम है। वो लोग वेरीफाई करेंगे और वो लोग आपको बोलेंगे पे कर दो। अब हाँ, पे का बात आता है। पे कैसे करोगे आप? बहुत सारी जगह में यूपीआई एक्सेप्ट करते हैं वो लोग, कार्ड एक्सेप्ट करते हैं। बॉम्बे में से यूपीआई एक्सेप्ट करते हैं, कार्ड एक्सेप्ट करते हैं, वो कर लो। नहीं तो बेस्ट चीज़ है, मैं आपको बोल रहा हूँ, डिमांड ड्राफ्ट कहीं से भी करा लो। कोई भी बैंक में जाके बोलो कि ये डिमांड ड्राफ्ट कराओ। और अभी पेमेंट के बारे में आता है कि कितना पेमेंट लगता है। काफ़ी स्टेट में शायद अलग अलग डिफ्रेंशिएट हो सकता है पेमेंट को लेकर, बट इसका मोस्ट ऑफ द टाइम पेमेंट जो रहता है वो 14,500 के आसपास ही रहता है। मतलब मोर देन 13,000 ही रहता है। बॉम्बे में 14,500 है। तो आपको वो डिमांड ड्राफ्ट कराना होगा। आई नो बहुत सारा पैसा है ये, और बहुत लोग सोचेंगे यार इतना पैसा देना पड़ता है। हाँ, देना पड़ता है, क्या करें यार, यही गवर्नमेंट है अपना, कुछ कर नहीं सकते। तो यस, आपको 14,500 रुपीज़ रखना है, डिमांड ड्राफ्ट करना है, या फिर वहाँ जाके आप कार्ड से पे कर सकते हो, ठीक है। वो करा लो, उसके बाद आप वेरीफाई कर देंगे। वो लोग बोलेंगे कि अकाउंट डिपार्टमेंट जाके आप पैसा पे कर दो, बस बाकी काम ख़त्म वहीं पे। उसके बाद आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस 1 हफ्ता मोस्टली लगता है आपके पास आने को। वो कार्ड, जो बार काउंसिल का कार्ड रहता है, जो सनद रहता है, उस पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा। सपोज़ महाराष्ट्र में MAH करके उसके बाद नंबर रहेगा आपका, और कहीं और स्टेट का है तो उसका पहला कुछ रहेगा, उसके बाद नंबर रहेगा। तो वो आपके पास आएगा और आप उस स्टेट में एज ऑफ नाउ प्रैक्टिस कर सकते हो। उस स्टेट में आप कोर्ट में अपीयर हो सकते हो। और उसके बाद मोस्टली 1-2 महीने बाद बार काउंसिल, ऑल इंडिया बार काउंसिल का जब भी एग्ज़ाम होगा, आप वो अप्लाई कर दो, ऑल इंडिया बार काउंसिल एग्ज़ाम दो, एंड उसके बाद तो आप इंडिया में कभी भी आप जाके अपीयर हो सकते हो कोर्ट में। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं एंड करता हूँ। होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया मैंने क्या क्या बोला, और मैंने जो जो बोला है ना, उसको बस ध्यान से सुनना, और ध्यान से नोट डाउन कर लेना। होपफुली आप लोग नोट डाउन कर रहे हो कि मैंने क्या क्या बोला।
और उसके बाद तो कोई इश्यू आई थिंक होना नहीं चाहिए, मैंने सब वीडियो में समझा दिया है। तो चलो इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। होपफुली आप लोगों को मैंने जो जो बोला आप लोग को समझ में आया हो। तो मिलता हूँ बहुत जल्द अगले वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, एंजॉय योर डे।